नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली नेपाल की तरफ से देखिए एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है भारत को, और मेरे हिसाब से इस वार्निंग को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कल को इस वार्निंग के बाद भी कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल भारत पे भी आएंगे कि हमने इस वार्निंग के बेसिस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। इधर आप लोग देख पाएंगे इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय के टॉप नेपाली ऑफिशियल, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम ऑफिशियल है। सुनील बहादुर थापा नेपाल की सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं आज के समय, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। इन्होंने रिसेंटली एक चेतावनी दी है, वार्निंग देकर यह कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, प्राइमरली ये दो संगठन और इनके जो ऑफशूट्स हैं, ये नेपाल और भारत के बीच में जो ओपन बॉर्डर का सिस्टम है ना, इसका फायदा उठा सकते हैं भारत पर बड़ा अटैक करने के लिए। यहां पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से जो ट्रांजिट रूट है उसका दुरुपयोग हो सकता है भारत पे हमला करने के लिए। ये बात आप खुद सोच कर देखिए, डेफिनेटली इंटेलिजेंस इनपुट कहीं ना कहीं इनको मिला होगा, तभी नेपाल ये टॉपिक खुद रेस कर रहा है। नहीं तो आप अगर सोच कर देखो, ये इंडिया को रेस करना चाहिए, बट नेपाल खुद ही कह रहा है कल को कुछ हो गया तो ब्लेम मत करना कि यहां पे हमने कुछ किया नहीं, हम ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखो भारत ने अब क्या कर दिया है, एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। हमने पाकिस्तान को, एक्चुअली पूरी दुनिया को ये बोल दिया है, भारत पे अगली बार जब कोई आतंकवादी हमला होगा हम पाकिस्तान पर बॉम्बिंग करेंगे, दैट विल हैपन। ये अब हमने एक नया प्राइस इंपोज कर दिया है पाकिस्तान पर कि अब देखो, अब क्या है कि आतंकवादियों को ढूंढना, अब कोई आतंकवादी किसी बिल में कहीं पे छुप जाए वगैरह, उसको ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। आप अगर सोच कर देखो तो यूएसए को भी कई दशक लग गए थे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में, जबकि यूएस महाशक्ति है तब भी। 9/11 जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है दुनिया का, उसका मेन प्लानर कई सालों तक यूएसए ने बचा रहा। बट जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स है उनको डेफिनेटली हम टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, जो इनके ग्रुप्स हैं ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। ये लोग मोस्ट प्रोबेबली हमको अटैक करने का प्रयास करेंगे नेपाल के थ्रू, ताकि अटैक अगर नेपाल के थ्रू हुआ तो पाकिस्तान के पास और एक रीजन हो सकता है यूएस समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलने का कि देखिए हम पे क्यों अटैक किया जा रहा है, अटैकर्स आए हैं नेपाल से, नेपाल में देखो कुछ अलग से कुछ हो रखा होगा, हमने तो ये अटैक किया नहीं है। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर सिस्टम कैसे काम करता है और आतंकवादी इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और नेपाल और भारत के रिलेशंस देखिए कई सदियों पुराने हैं। दोनों कंट्रीज लिटरली आप कह लीजिए भाइयों की तरह को एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इंडिया और नेपाल के अच्छे रिलेशंस का सबसे बड़ा टेस्टमेंट ये है कि नेपाल अकेला देश है जिसके साथ हमने ओपन बॉर्डर पैक्ट कर रखा है। चाइना ने भी इस टाइप का ओपन बॉर्डर पैक्ट किसी कंट्री के साथ नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। किसी भी कंट्री के, किसी भी दो देशों के रिलेशंस उस लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे एशिया में कि बिल्कुल एक ओपन बॉर्डर पैक्ट है, वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सिटीजन्स नेपाल से भारत, भारत से नेपाल जा सकते हैं सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखा के, जो उनके रिस्पेक्टिव कंट्री की वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, जो उनकी खुद की एक कंट्री की आईडी है, सिर्फ बॉर्डर चेक पॉइंट पे वो दिखाना है। इस टाइप का सिस्टम आपको मैं कहूंगा यूरोपियन यूनियन में दिखता है, और इस सिस्टम की वजह से ही हमने देखा है कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस और अच्छे हुए हैं। नेपाल की बहुत सारी एक मैन पावर है, ये लोग भारत में आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी इकोनॉमी को उससे इंप्रूव करते हैं। कई नेपाल के नागरिक हैं जो भारतीय सेना में सर्विस कर चुके हैं, आज भी सर्विस कर रहे हैं। बट अब इमेजिन करके देखो आप, कोई जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी ये नेपाल पहुंच गया, फ्लाइट से पहुंच सकता है। जो एयरपोर्ट की आज के समय सिक्योरिटी है, ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया में एक्टिव है ना, नेपाल में तो उतने एक्टिव है नहीं। तो नेपाल में अगर मान लो धीरे धीरे ये जैश ए मोहम्मद के जो और ये लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, ज्यादा आतंकवादी नहीं चाहिए, ये लोग 20-25 आतंकवादियों के साथ ही एक ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ये लोग यहाँ पर पहुंच गए, उसके बाद देखो नेपाल में ही आराम से इन आतंकवादियों को कोई अपनी आईडी बना लेनी है। इंडिया हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इवन पाकिस्तान, इस रीजन में आपको ये पता है कि अभी भी करप्शन काफी है। जो ये आईडी वगैरह है, काफी बार घूस वगैरह देकर नकली आईडी बन जाती है। तो उसके बाद ये आतंकवादी भारत में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और एक बार ये लोग भारत में घुस गए
तो उसके बाद आप समझ सकते हैं ये अटैक कर सकते हैं हमारे बड़े शहरों को। प्राइमरली इस बार अटैक हो सकता है उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या बिहार में। ये जो स्टेट्स हैं हमारी सडनली वनरेबल हो जाएंगी। उल्टा आप अगर सोच कर देखो, ये अगर प्लान करके जाएं तो लिटरली दिल्ली को भी कर सकते हैं ये लोग टारगेट। और हमें समझ नहीं आएगा कि अचानक से पाकिस्तान के आतंकवादी कहां से ये हमारे कैपिटल के आसपास का एरिया है, जो हमारे बड़े शहर हैं, वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादी कैसे पहुंच गए। तो ये नेपाल के ऑफिशियल ने भारत को वार्निंग दी है कि ये हो सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि इसको रोके कैसे। इमीडिएटली आपके माइंड में ये सवाल आएगा, ओपन बॉर्डर खत्म कर दो। अगेन ये एक सोल्यूशन नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों के डर के बेसिस पर ये जो बॉर्डर है इसको बंद नहीं कर सकते। आई थिंक सही तरीका यहां पर यह है, हमें नेपाल की इंटेलिजेंस एजेंसीज, यहां पर जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, इनसे कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करना होगा कि जो भी फ्लाइट्स आ रही है पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान से, इवन बांग्लादेश से, प्रॉपरली मॉनिटर करो। कौन लोग हैं जो आपके देश में आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट को प्रॉपरली ट्रैक करना होगा। बेसिकली नेपाल में हमको अपनी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, तभी हम नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर रख सकते हैं। नहीं तो नेपाल की ओपन बॉर्डर बिल्कुल भारत की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है अगर पाकिस्तानी आतंकवादी इसको एक्सप्लॉइट करने पे आ गए। और अगर आपके माइंड में डाउट है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, एक लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक फ्रॉम नेपाल, वेल आपको बस कुछ साल पहले जाना है। एक्चुअली कुछ साल पहले नहीं, आपको 25-26 साल पहले जाना है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, ये एक फ्लाइट थी जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। आतंकवादियों ने इसको हाईजैक कर लिया और सीधा इसको ले गए अफगानिस्तान में, और आतंकवादियों ने सभी पैसेंजर्स को बंदी बना लिया था। उस वक्त अजीत डोभाल साहब ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था एज नेगोशिएटर। धीरे धीरे जो ये पैसेंजर्स हैं इनको रिलीज किया गया और मजबूरी में भारत को 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े। वो आतंकवादी कौन थे? अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर। जी हाँ, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, ये इंडिया में जेल में था। 1999 में ये इस हाईजैकिंग के बाद छोड़ना पड़ा इसको। और मुश्ताक अहमद जरगार, इन तीनों को हमें छोड़ना पड़ा पैसेंजर्स को बचाने के लिए। फिर उसके बाद 2013 में आप अगर देखो, भारत में कई जगह बॉम्बिंग्स हुई थी। बताया गया कि उस वक्त जो आतंकवादी थे ये इंडिया नेपाल बॉर्डर से ही भारत में आए। अभी रिसेंटली आप अगर देखो, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश का जो ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इन लोगों ने 2 पाकिस्तानी नेशनल्स, एक मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और सैयद गजनफर को पकड़ा था। ये दोनों नेपाल बॉर्डर से भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। तो जो थ्रेट की वार्निंग हमको दी गई है बहुत जेन्युइन है। आई थिंक वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। और साथ ही साथ हमको एक इशू ये भी रेज करना होगा कि टर्की की इन्वॉल्वमेंट इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्यों बढ़ रही है। अगेन ये सब रिपोर्ट्स सामने आ रही है। दुख ये लगेगा अगर इन द फ्यूचर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तब मैं बस इन रिपोर्ट्स को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि देखिए काफी लोगों ने लिखा था इसके बारे में। न्यूज 18 ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था इसके बारे में कि बहुत सारे आप देख रहे हो कि जो टर्किश फंडेड मदरसास ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बनाए जा रहे हैं। टर्की एक ऐसा देश नहीं है, ना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इंडिया का भला चाहते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, वैसे अगर रिलीजियस बिल्डिंग्स अपने आप आनी है दैट्स फाइन, मगर 2 फॉरेन कंट्रीज जो इंडिया को लिटरली नुकसान पहुंचाने का काम कर चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। टर्की ने लिटरली ड्रोन सप्लाई किए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अटैक किया भारत को। तो इन दोनों देशों की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इंडिया नेपाल बॉर्डर के एरिया के आसपास, इसको भी हमें प्रॉपरली मॉनिटर करना होगा। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले समय में बहुत न्यूज में रहने वाला है। आई थिंक इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, MCQ यहाँ पर ये है कि वो कौन सा ब्रिज है रिसेंटली जिसको रीनेम कर दिया गया था सिंदूर ब्रिज, इन द ऑनर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में एक ब्रिज है मुंबई में, इसका नाम बदल दिया गया था। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, विक्टोरिया ब्रिज, गेटवे ब्रिज, मुंबई ब्रिज या कार्नैक ब्रिज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट
हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।